तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 26 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट का संपूर्ण एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, सामान्य प्रबंधन, साइंस। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी हमारे पास में आए हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है सेम टू सेम प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको यहाँ पर होने वाला है अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखते हैं। लास्ट में हम आपको ये भी बताएँगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है, कौन-कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं, हर प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या आया था। तो आज का पहला प्रश्न था, मकबूल फ़िदा हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रश्न का सही आंसर है मकबूल फ़िदा हुसैन जो है वो चित्रकारी से संबंधित है, काफ़ी जो फेमस आर्टिस्ट हैं। देखिए, इनके बारे में कुछ अतिरिक्त फैक्ट जान लेते हैं, आपके आगे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पंढरपुर बम्बई प्रांत जो वर्तमान महाराष्ट्र में है, एक सुलेमानी बोहरा परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी पूछा जा सकता है, तो इनकी मृत्यु यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। ठीक है, पूछा जा सकता है किस आर्टिस्ट की मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी, तो वो जो है फेमस आपके मकबूल फ़िदा हुसैनी है। ठीक है, मकबूल फ़िदा हुसैन विवादित हिंदू देवी देवता के चित्र बनाने के लिए भी चर्चा में रहे थे, इस वजह से ये प्रश्न आपका बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि आपको पता है डब्ल्यूएचओ लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो आज दिवस से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो उनमें से एक प्रश्न आया था कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आइए देख लेते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्थापना दिवस की वर्षगांठ पर हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कुछ अन्य दिवस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आइए देख लेते हैं। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ये सारे दिवस आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सही आंसर है यूनान से जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। कुछ अतिरिक्त फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, प्राचीन काल में ये ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है? इसको ओलंपिक ही क्यों क्यों कहते हैं? तो ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ गया था। ओलंपिक में राज्यों और शहरों के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। ठीक है? ओलंपिक ध्वज से प्रश्न आता है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले होते हैं, जो कि 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ठीक है? बाकी आपको बता दें, कंप्यूटर के लिए हमने एक पीडीएफ तैयार कर ली है। अब आज उसकी फाइनल कंप्लीट हो गई है। कल सुबह 9 बजे आपको वो पीडीएफ वीडियो के रूप में मिल जाएगी। 15 मिनट में 15 मार्च से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न कंप्यूटर में आए हैं उन सभी प्रश्नों का हम 15 मिनट में पूरा कंपाइल कर दिया। 15 मिनट पूरी वीडियो में आपको समझा देंगे, याद करा देंगे। ठीक है? तो अगर उस वीडियो को देख लेते हैं आप, तो आप अगर आगे पटवारी का एग्जाम है तो आपके बहुत अच्छे खासे आराम से 20-22 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद प्रबंधन की भी हम ऐसे प्रश्नों की एक कंपाइल पीडीएफ सीरीज लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना। ठीक है, चलिए, पहला ओलंपिक जीतने वाली महिला पूछी जाती है भारत की कौन है? तो पहला ओलंपिक जो है पदक महिला के रूप में कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। इन्होंने कांस्य पदक जीता था और वेट लिफ्टिंग में जीता था। ठीक है, इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है ओलंपिक से। चलिए, स्वच्छता दिवस, जैसा कि दिवस आज बहुत पूछे गए हैं, तो स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रश्न का सही आंसर है 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के अवसर पर स्वच्छता दिवस घोषित कर दिया गया है। चलिए देखते हैं कि कौन से विभाग ने घोषित किया है। तो पेयजल और स्वच्छता विभाग डीडीडब्ल्यूएस जल शक्ति मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस एसबीडी बनाया। ठीक है, 2022 का एक करंट का प्रश्न है। ठीक है, स्वच्छ भारत दिवस महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस तरफ स्थित है? ये पूछा गया था, काफी फेमस प्रश्न है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर और कुछ अतिरिक्त जानकारी। तो दक्षिण दिशा में स्थित है सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है नर्मदा नदी के। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, सतपुड़ा पर्वतमाला जैव क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और ये जो है वो जैव विविधता क्षेत्र से समृद्ध वन क्षेत्र है, जो अनेकों लुप्तप्राय प्रजातियों का रहवास है। इस विशेषता को ध्यान में रखते हुए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश के प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में 1999 में घोषित किया गया। ठीक है, कुछ लोग पचमढ़ी को मानते हैं, लेकिन पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, जो कि 1999 में घोषित किया गया था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल से भी काफी सारे प्रश्न आए हैं मध्य प्रदेश भूगोल से। ठीक है, एमपी ज्योग्राफी से।
तो चंबल रिवर रिवर जो है, चलिए ये और एक और बात, जो चंबल रिवर है वह आपकी दक्षिणी सीमा का भी निर्धारण यही करती है, ठीक है? तो उज्जैन और रतलाम जिलों में बहती हुई मंदसौर जिले से ये जो है दक्षिणी सीमा का भी निर्धारण करती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन-सी नदी 3 राज्यों से होकर के बहती है? काफ़ी सारे ऑप्शन थे, उसमें नर्मदा थी और आपका ताप्ती थी और आपका ये चंबल थी। तो याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है वो 3 राज्यों से होकर के बहती है। कौन-कौन से 3 राज्य हैं? देखिए, आज एमपी से काफ़ी प्रश्न आए हैं, ऐसा बताया गया है, नदियों के प्रश्न और दिवस के प्रश्न भी काफ़ी आए हैं। तो नर्मदा नदी 3 राज्यों से बहती है। कौन-कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। और ये क्या होता है, लास्ट में जाकर के अरब सागर या फिर खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। याद रखिए, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ताप्ती के समांतर बहती है, पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर ये जो है बहती है, ठीक है? इतने सारे फैक्ट आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। मेरे भाई, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करने में क्या जा रहा है आपका? वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन-सा जिला है जो यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पर स्थित है? यूपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर के बारे में पूछा गया था शायद। हाँ, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के बारे में पूछा गया था, ठीक है? राजस्थान नहीं है, ठीक है? तो सिंगरौली ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है? तो चलिए, सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अब अन्य देख लेते हैं, क्योंकि अन्य भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, झाबुआ जिला राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है, ठीक है? बालाघाट जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, यानी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और एमपी, इन तीनों के जो मेन मतलब कि बीच में कौन-सा जिला स्थित है, तो वो आपका बालाघाट है, ठीक है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। आपसे मध्य प्रदेश भूगोल से काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के बिल्कुल मध्य में कौन-सा राज्य स्थित है पूछा गया था, तो हृदय प्रदेश आपका मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीच में स्थित है। इसके भूगोल के बारे में काफ़ी हमने आपको जानकारी दे दी। आइए कुछ और देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था, 1 नवंबर 2000 तक। लेकिन फिर क्या हुआ, तो इस दिन अगर 1 नवंबर 2000 के बाद की बात करते हैं, तो इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है? मध्य प्रदेश की जो सीमाएँ हैं, वो 5 राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश, भूगोल आपका हम यहीं कवर करा दे रहे हैं, ठीक है ना? इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना तो मेरे भाई बनता है, ठीक है? उत्तर में उत्तर प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पश्चिम में गुजरात है तथा उत्तर-पश्चिम में राजस्थान इसमें जो है स्थित है। अब लगे हाथ लोकसभा और राज्यसभा की सीटें भी देख लेते हैं। तो लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, ठीक है? चलिए, खजुराहो मंदिरों का निर्माण का टाइम पूछा गया था कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? तो 950 से 1050 ईस्वी के बीच में जो है आपका खजुराहो मंदिरों का निर्माण हुआ था। कुछ फैक्ट देख लेते हैं खजुराहो मंदिरों से संबंधित। तो चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य में जो है शासन किया था। कहाँ पर? जो आपका खजुराहो पर। तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच में इन्हीं चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया था, ठीक है? दशावतार मंदिर वगैरह जो है वो खजुराहो के ही मंदिर के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश जल निगम की स्थापना कब हुई थी? आइए देखते हैं। तो 6 जून 2012 को मध्य प्रदेश जल निगम की स्थापना हुई थी। कुछ फैक्ट देख लें तो देखिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय हेतु समूह जल प्रदाय योजना के क्रियान्वयन हेतु 6 जून 2012 को मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित की स्थापना की गई थी। 6 जून 2012, हालांकि उसमें सन ही पूछा गया था, कौन से सन में, हम यहाँ पर आपको डेट भी बता दे रहे हैं। 6 जून 2012 को इसकी स्थापना की गई थी। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व दोनों कवर कर लेंगे। 108 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है? चलिए, भारत में कुल 108 नेशनल पार्क है। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क रिपोर्ट में 75 अन्य राष्ट्रीय उद्यानों का भी सुझाव दिया गया है। 75 और राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़ने की बात की गई है, ठीक है? चलिए, रायमोना 108वां राष्ट्रीय उद्यान है और देहिंग पटकाई 107वां राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है? 53 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व आगे पूछे जा सकते हैं। और जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर का है, जो कि नवीनतम है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है? तो अगर आपके नेशनल पार्क पूछ लिए हैं तो आपसे जो है टाइगर रिजर्व भी पूछे जा सकते हैं। चंबल संभाग में कौन-कौन से जिले आते हैं? तो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये 3 जिले चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। देख लीजिए, चंबल संभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 3 जिले की 19 तहसीलें जो हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है? चलिए, इनमें से कौन-सी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, यानी कि मेनली ये पूछा गया था कि साउथ में कौन-सी नदी बहती है? स्पेशली महाराष्ट्र से होकर के कौन-सी नदी बहती है? तो गोदावरी नदी ऑप्शन में दिया हुआ था। देखिए, ऑप्शन से भी आप इसको क्लैश कर सकते थे। एक गोदावरी दी हुई थी, एक आपका सिंधु दिया हुआ था, ठीक है? एक आपका नर्मदा दिया हुआ था, एक आपका उत्तर प्रदेश की गंगा दिया हुआ था। अब आप आसानी से यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि दक्षिण में कौन-सी नदी बहती है, तो वो आपकी गोदावरी ऑप्शन दिया था। गोदावरी आपका आंसर हो जाएगा। गोदावरी से एक प्रश्न और बनता है, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जो है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कुछ लोग कह रहे हैं पूछा गया था, कुछ कह रहे हैं नहीं पूछा गया था। अब अगर कह रहे हैं तो हम कवर करा देते हैं, जा क्या रहा है अपना पढ़ने में। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? तो शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए, तो शिवपुरी शहर के पास ये पार्क स्थित है। ऊपरी विंध्य पहाड़ी का एक हिस्सा है।
पार्क ग्वालियर के मुगल सम्राटों और महाराजाओं का शिकारगाह हुआ करता था। प्रश्न बना है कि इनमें से कौन-सा ऐसा पार्क है जो सिंधिया राजघराने का शिकारगाह या फिर मुगलों का शिकारगाह हुआ करता था? तो वो आपका यही माधव राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है? इसे 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। चलिए, साइंस पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा जैव ईंधन है? तो बायोडीज़ल ऑप्शन में था, बायोडीज़ल आपका जैव ईंधन है। कुछ अन्य जैव ईंधन देख लेते हैं, तो एथेनॉल, मेथेनॉल, जैव डीज़ल, बायोगैस, ब्यूटेनॉल और लकड़ी, ये सारे जैव ईंधन के अंतर्गत आते हैं। वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई अगर लाइक नहीं किया है तो, है ना? ओज़ोन परत के द्वारा कौन-सी किरणों को सोख लिया जाता है? तो पराबैंगनी किरणों को सोख लिया जाता है ओज़ोन परत के द्वारा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सीएफसी गैस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको कहते हैं, ठीक है? और ये आपका एसी-वेसी जो होते हैं, रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, इनमें से ये गैस निकलती है, ठीक है? इसकी वजह से त्वचा से संबंधित रोग हो जाते हैं, ये सब आप जानते हैं, ठीक है ना? समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने का हम प्रयास करते हैं, ज़्यादा समय हम आपका नहीं खींचना चाहते। इसीलिए आपको वीडियो की स्पीड बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम उतने स्पीड में खुद ही बोलते हैं, ठीक है ना? चलिए, निकट दृष्टि दोष के निराकरण के लिए कौन-सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को जो है निराकरण के लिए। देख लीजिए, तो उपयुक्त फ़ोकस दूरी वाले अवतल लेंस से युक्त चश्मों का प्रयोग निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है। अब ये निकट दृष्टि दोष देखने में निकट का दोष लग रहा है, लेकिन इसमें निकट की वस्तुएँ दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएँ नहीं दिखाई देती हैं। वहीं दूर दृष्टि दोष की बात करते हैं, तो दूर की वस्तुएँ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएँ नहीं दिखाई देती हैं। कभी-कभी कन्फ्यूज़ करने के लिए ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष में कौन-सी वस्तुएँ दिखाई देती हैं? तो निकट की दिखाई देती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सूर्य की रोशनी विटामिन के प्रश्न बन रहे हैं। सूर्य की रोशनी में कौन-सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। अभी इससे पहले सुबह जब हमने एनालिसिस कराया था, तो पूरा हमने विटामिन डी के बारे में बताया था। देख लीजिए ये प्रश्न सेम टू सेम रिपीट होकर के आ गया, ठीक है? विटामिन सी का भी रासायनिक नाम पूछा था, तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से, और विटामिन डी की कमी से हड्डियों से संबंधित क्वार्सियोकर नामक रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से हो जाता है, ठीक है? ये सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं अगर आपका आगे एग्ज़ाम है, तो 15 मार्च से हमने अपना एग्ज़ाम एनालिसिस शुरू करवाया था। लगातार चल रहा है, स्पीड में हम खुद भी बोलते हैं, और फिर भी अगर आपके पास समय कम है तो 2x स्पीड पे कर करके 15 मार्च से अब तक के सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न लगभग 60 से 70 प्रश्न रिपीट हुए हैं, चाहे प्रबंधन की बात करें, चाहे कंप्यूटर की बात करें। चलिए, कंप्यूटर का तो हम खुद ही वीडियो लेकर के आने वाले हैं कल, ठीक है? तो अब हिंदी की बात कर लेते हैं। तो जिस छंद में वर्णों की गिनती की जाती है वो कौन-सा छंद होता है? तो वार्णिक छंद उसको कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। मुहावरे से प्रश्न थे, रस भी आपका आया हुआ था, तत्सम तद्भव से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। क्रम से लगाने के लिए बता रहे हैं कि 7 से 8 प्रश्न जो है वो क्रम से लगाने वाले आए थे, यानी कि टूटा-फूटा क्रम दिया हुआ था, उनको एक करके और क्रम बनाना था कि इसमें 5वें स्थान पर कौन-सा आएगा और तीसरे स्थान पर कौन-सा वाक्य आएगा, ठीक है? बाकी रस पूछा था, अलंकार, छंद और आपका संधि भी पूछी गई थी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स का सेम रह रहा है, बॉड मास के 3 से 4 प्रश्न हैं, अनुपात समानुपात का 1 प्रश्न, पाई चार्ट के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और डीआई बार ग्राफ के 5 प्रश्न पूछे गए, टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न, ट्रेन के 1 प्रश्न, 3D से भी प्रश्न बन रहे हैं, पाइप एंड टंकी के 1 से 2 प्रश्न आ रहा है, और बॉड मास हमने बता दिए 4 प्रश्न बॉड मास के हैं। माध्यिका का भी 1 प्रश्न आया है। अब थोड़ा क्या है ना, मैथ ठीक-ठाक आ रहा है, मतलब कि अब पहले जैसे 60-70 क्वेश्चन 70 से ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब क्या है कि लगा हुआ आ रहा है, यानी 25 शुरू के 25 प्रश्न हिंदी के हैं, उसके बाद 25 प्रश्न एमपीजीके के हैं, फिर 25 आपका कंप्यूटर है, ऐसे करके मैथ रीजनिंग में मिक्स कर दे रहे हैं। बाकी उसके बाद प्रबंधन है, तो मतलब थोड़ा-सा यहाँ पर ठीक-ठाक हो रहा है अपना जो पेपर हो रहा है, ठीक है? चलिए रीजनिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर पैटर्न चेंज मिल रहा है। ऑर्डर रैंकिंग के 13-14 प्रश्न ऑर्डर रैंकिंग से आ रहे हैं, ठीक है? नंबर सीरीज़ के 4 प्रश्न हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 5 प्रश्न, अल्फ़ाबेटिक के भी प्रश्न आ रहे हैं, पेपर फोल्डिंग का 1 प्रश्न डेली आ रहा है, पासा का भी 1 प्रश्न है, एक नया यहाँ पर ऐड हुआ है, जो आपका ऐसे एसएससी में दिया जाता है ना, केएल बीच में गैप कर दिया, फिर एम, फिर जेकेएलएम, ऐसा आपको एक सीरीज बनानी पड़ती है। इसके 3 प्रश्न आज देखे गए हैं सेकंड शिफ्ट में, तो अब ये आने शुरू हो गया, ठीक है? आगे आपका एग्जाम है तो इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। चलिए इंग्लिश की बात कर लेते हैं, सेम है, एक्टिव पैसिव 3, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपके 6 हैं, कंजक्शन का 1 प्रश्न देखने को मिल रहा है, इडियम फ्रेज के 4 प्रश्न मिल रहे हैं, इडियम फ्रेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वॉइस नरेशन। आप इतना अगर कर लेते हैं तो आप आराम से इंग्लिश में खूब आराम से 18-19 नंबर तो बड़ी आसानी से आप ला सकते हैं, ठीक है? पैरा जंबल थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, 4 प्रश्न पैरा जंबल के आ रहे हैं, अरेंजमेंट और मिसप्रिंट के भी प्रश्न आ रहे हैं। प्रबंधन की बात कर लेते हैं, तो प्रबंधन में बैंकिंग के प्रश्न अब आने लगे हैं, रिग्रेसिव टैक्स से संबंधित प्रश्न पूछा था, इकोनॉमिक्स के प्रश्न भी अब जो है आपके प्रबंधन में ही जोड़ दिए, ठीक है? एआईडीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था, बिजनेस से संबंधित प्रश्न थे, विपणन के 2 प्रश्न थे, लेखांकन के भी 2 प्रश्न थे, मार्केटिंग से 4-5 प्रश्न आ रहे हैं, कंज्यूमर एक्ट कब लागू हुआ था ये आज पूछा गया है, और रिस्क टेकिंग क्या होता है इससे संबंधित प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं, ठीक है? चलिए कंप्यूटर की बात कर लेते हैं, तो बीपीएन का फुल फॉर्म पूछा था कंप्यूटर में, बूट फाइल किस जगह पाई जाती है, कहाँ पर होती है बूटिंग फाइल, ये पूछा गया था।
प्रोग्राम में डायरेक्ट जाने के लिए कौन-सी शॉर्टकट की होती है, तो शॉर्टकट की ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं हम, 15 मिनट की वीडियो है। मेमोरी की 2 से 10 मिनट की वीडियो बना चुके हैं, तो उन्हीं में से सारे प्रश्न घूम फिर के आ रहे हैं, ठीक है? देख लीजिएगा, आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। F12 की का यूज़ पूछा था। XML किसका एक्सटेंशन होता है, ये आपसे पूछा गया था, डॉट XML, ठीक है? एक्सेल में फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की पूछी थी। पावर पॉइंट में सारी स्लाइड को कैसे देख सकते हैं, सुबह वाला प्रश्न था, ठीक है? मेमोरी के 2 प्रश्न, आउटपुट से भी प्रश्न थोड़े से डीप आ रहे हैं। अब जो सरल प्रश्न कंप्यूटर में थे, वो समाप्त हो चुके हैं। ओवरऑल अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैथ रीजनिंग के सुबह 60 आए थे, इस बार मैथ रीजनिंग के 65 प्लस प्रश्न देखने को मिले हैं। हिंदी के पूरे 25 प्रश्न हैं। जीके साइंस को मिलाकर के 50 प्रश्न आ रहे हैं। साइंस 25 नंबर की फिक्स आई है इस टाइम, ठीक है? चलिए, कंप्यूटर के पूरे 25 प्रश्न हैं। मैनेजमेंट के कम प्रश्न 17 से 18 प्रश्न मैनेजमेंट के दिख रहे हैं। टुडे शिफ्ट की कट ऑफ की बात करते हैं तो 148 प्लस रहेगा। क्यों? क्योंकि एमपी के प्रश्न जहाँ पर बढ़ जाते हैं, पेपर थोड़ा-सा सरल हो जाता है, जीएस के प्रश्न ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं लोग और ज़्यादा सही करते हैं। तो 148 के आस-पास जो है, आज की शिफ्ट का जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइज़ेशन के बाद जाने वाला है, ठीक है? बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जल्दी मिलते हैं, कल सुबह हम सबसे पहले कंप्यूटर की वीडियो 9 बजे अपलोड कर देंगे हर हाल में, ठीक है? कंप्यूटर वाली वीडियो, ठीक है? तो अभी नोटिफ़िकेशन बेल दबा लीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद में प्रबंधन पर भी काम चल रहा है, 1-2 दिन में या फिर कल शाम तक प्रबंधन की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, जो अभी आपके 15 दिन में जितने भी 15 मार्च से अब तक के प्रश्न आए हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जल्द ही मिलते हैं कल सुबह वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।